क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास का जो पहला विश्व युद्ध था वो 1914 में नहीं लड़ा गया था, बल्कि आज से हजारों साल पहले रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और मजे की बात तो ये है कि उस युद्ध में जो राजाओं का सबसे बड़ा इनाम था वो कोई जमीन या सोना या कच्चा तेल नहीं था। बिल्कुल, बल्कि गायें थी। मतलब जिस समाज ने भारत की आधुनिक जाति व्यवस्था और इतने कठोर नियमों की नींव रखी, असल में उसकी शुरुआत एक ऐसे घुमंतू कबीले से हुई थी जहां महिलाएं न सिर्फ अपना जीवन साथी खुद चुनती थी, बल्कि सबसे पवित्र दार्शनिक ग्रंथों की रचना भी करती थी। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम इतिहास को बहुत सीधे सीधे देखते हैं। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम वैदिक सभ्यता के उन्हीं अनछुए पन्नों को पलटने जा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य न सिर्फ तारीखों को रटना नहीं है, बल्कि उस पूरे मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे एक मवेशी चराने वाला साधारण समाज एक बहुत ही जटिल दार्शनिक और कृषि आधारित सभ्यता में बदल गया, जो कि बहुत ही रोमांचक सफर है। हाँ, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत उस सबसे ज्वलंत और विवादित सवाल से करते हैं। मतलब ये जो रहस्यमयी आर्य थे, ये आखिर थे कौन? हाँ, इस सवाल का जवाब इतिहास से ज्यादा आज की राजनीति में उलझा हुआ है। लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से अपने स्रोतों और शोध पर ध्यान दें, तो आर्यों की उत्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं जो बार बार चर्चा में आते हैं। पहला तो वो मैक्स मुलर वाला है ना? बिल्कुल। सबसे पहला है मैक्स मुलर का मध्य एशियाई सिद्धांत। उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने प्राचीन ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और हमारे वेदों का अध्ययन किया, और दोनों में समानताएं मिली। हाँ, उन्होंने पाया कि दोनों में भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर इतनी गहरी समानताएं हैं कि इनका मूल स्रोत एक ही होना चाहिए, जो संभवतः मध्य एशिया था। अच्छा, और इसी कड़ी में बाल गंगाधर तिलक जी का भी एक सिद्धांत है, आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत। मतलब मैंने पढ़ा है कि उन्होंने वेदों में वर्णित जो लंबी रातें हैं और खगोलीय घटनाएं हैं, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र रहा होगा। जी, वो भी एक महत्वपूर्ण नजरिया है। दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के ही बहुत गहन विश्लेषण के बाद तिब्बत सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ये सब तो बाहर से आने की बात कर रहे हैं, क्या कोई भारतीय सिद्धांत भी है? बिल्कुल है। यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद और AC दास जैसे विद्वानों का भारतीय सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका स्पष्ट मानना था कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, मतलब वो यहीं के थे। हाँ, उनका पैतृक घर सप्त सिंधु का क्षेत्र ही था। उनका तर्क है कि वेदों में जिस भूगोल का वर्णन है वो पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। रुकिए, अगर ये सारे सिद्धांत मुख्य रूप से भाषा और भूगोल पर ही आधारित हैं, तो फिर हमने आर्यन रेस या आर्यन नस्ल के बारे में इतना क्यों सुना है? यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। मतलब खासकर नाजियों ने तो आर्य शब्द का इस्तेमाल एक नीली आंखों वाले श्वेत यूरोपीय सुपीरियर रेस के रूप में किया था। तो ये नस्ल वाली बात कहाँ से आ गई बीच में? ये इतिहास के सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, जहाँ एक भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को गलत तरीके से एक बायोलॉजिकल रेस या जैविक नस्ल का रूप दे दिया गया। बाप रे। हाँ, आधुनिक आनुवंशिकी और विज्ञान ने इस नस्लवादी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आर्य किसी विशिष्ट जेनेटिक जाति या नस्ल का नाम नहीं है। तो फिर ये है क्या? ऐतिहासिक रूप से ये केवल भारतीय आर्य भाषा, जिसे हम इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं, उसको बोलने वाले लोगों के एक समूहों को संदर्भित करता है। अच्छा, तो मतलब ये किसी खास ब्लड लाइन का मामला नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा है जैसे अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो कोई ओपन सोर्स कोडिंग लैंग्वेज हो। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत दिलचस्प है ना? मतलब एक मूल कोड या भाषा होती है जिसे अलग अलग डेवलपर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं और अपनी जरूरत या अपने भूगोल के हिसाब से उसमें बदलाव करके नया सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। एकदम सही। तो आर्य भी किसी एक नस्ल के नहीं थे, बल्कि वे एक ही मूल भाषा परिवार के वाहक थे जो अलग अलग दिशाओं में फैले और स्थानीय आबादियों के साथ घुल मिल गए। ये तुलना इसके पीछे के विज्ञान को एकदम सटीक रूप से समझाती है। आनुवंशिकी विज्ञानी जब M17 यानी M17 नामक एक जेनेटिक मार्कर का अध्ययन करते हैं, तो वो पाते हैं कि यह मार्कर
इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले कई समूहों में पाया जाता है। तो ये किसी शुद्ध नस्ल का सबूत नहीं है? नहीं, ये किसी शुद्ध नस्ल को नहीं, बल्कि हजारों सालों में हुए मानव प्रवास और मिश्रण के पैटर्न को दर्शाता है। कमाल है। और इसी प्रवास के कारण 1786 में सर विलियम जोन्स ने ये सिद्ध किया था कि संस्कृत के कई शब्द जैसे अश्व, उसका ग्रीक, लैटिन और जर्मन भाषाओं के शब्दों के साथ एक साझा भाषाई मूल है। ये भाषाई विकास सच में अद्भुत है। तो अब अगर हम आर्यों की इस भाषाई पहचान से आगे बढ़ें और समय के पहिए को थोड़ा पीछे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ले जाएं, जिसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, तो हमें भूगोल बदलता हुआ दिखता है। जी बिल्कुल। हमारे अध्ययन स्रोतों के अनुसार इन लोगों ने सप्त सिंधु क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया। हाँ, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि। इस क्षेत्र में सिंधु और सरस्वती सबसे प्रमुख थीं। सरस्वती को आज हम घग्गर हकरा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ पंजाब की 5 नदियां भी थी ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सही कहा। और चूंकि ये लोग मुख्य रूप से घुमंतु और पशुपालक थे, इसलिए इनके बसने के लिए नदियों के किनारे की वो जगहें सबसे अनुकूल थीं जहां मवेशियों के लिए पर्याप्त चारागाह और पानी उपलब्ध हो। और यहीं पर हमारे स्रोतों में एक ऐसा हिस्सा आता है जो प्राचीन समाजों के बारे में हमारी जो रूढ़िवादी सोच है उसको पूरी तरह तोड़ देता है। आप महिलाओं की स्थिति की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मतलब हम अक्सर मानते हैं कि प्राचीन समाज का मतलब ही है महिलाओं पर अत्याचार। अब ऋग्वैदिक समाज यकीनन पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया गृहपति यानी एक पुरुष ही होता था। लेकिन जब हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो हैरानी होती है। हाँ, उस दौर में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। सोचिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये समाज अपने समय से कहीं आगे था। विधवा पुनर्विवाह को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था और कुछ मामलों में बहुपति प्रथा यानी पॉलिएंड्री भी प्रचलित थी। और शिक्षा का क्या? शिक्षा के मामले में तो महिलाओं को पुरुषों के एकदम समान अधिकार प्राप्त थे। मुझे तो अपाला, विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं के बारे में पढ़कर सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। वो बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। मतलब वे केवल धार्मिक अनुष्ठानों में मूक दर्शक नहीं थीं, उन्होंने बाकायदा ऋग्वेद की कई ऋचाओं यानी भजनों की रचना की है और राजनीतिक रूप से भी वे सभा और समिति जैसी महत्वपूर्ण कबीलाई संस्थाओं में खुलकर भाग लेती थीं। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। वो कैसे? देखिए, जब समाज पशुपालक और घुमंतु होता है तो हर व्यक्ति का श्रम जीवित रहने के लिए अनिवार्य होता है। आप आधी आबादी को घर में बंद करके मवेशियों की रक्षा या कबीले का प्रवास तो नहीं कर सकते ना? हाँ, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। इसी आर्थिक उपयोगिता ने ही ऋग्वैदिक महिलाओं को वो सशक्त स्थिति प्रदान की थी। भैया, एक मिनट। अगर ये समाज इतना प्रगतिशील और इतना लचीला था, तो फिर आज जो कठोर जाति व्यवस्था हमें दिखती है उसका आधार क्या था? मतलब क्या उस समय वर्ण व्यवस्था या छुआछूत जैसी चीजें बिल्कुल नहीं थी? शुरुआत में छुआछूत या जन्म आधारित भेदभाव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण शब्द का अर्थ मुख्य रूप से प्रकाश, रंग या फिर आपके द्वारा चुने गए व्यवसाय से होता था। अच्छा, तो ये काम के आधार पर था? जी, ब्राह्मण यानी पुरोहित और क्षत्रिय यानी योद्धा, ये शब्द चलन में थे जरूर, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह से कर्म पर टिकी थी। मतलब कोई भी कुछ भी बन सकता था? बिल्कुल। एक ही परिवार में पिता योद्धा, माता चक्की पीसने वाली और बेटा कवि हो सकता था। ऐसा स्रोतों में स्पष्ट लिखा है। फिर वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त क्या है? उसमें तो साफ तौर पर 4 वर्णों ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का जिक्र है जो समाज को बांटता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मूल हिस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि इसे पूर्व वैदिक काल के एकदम अंत में या यूं कहें कि उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में जोड़ा गया था। मतलब बाद में मिलावट की गई? एक तरह से हाँ। जब समाज धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वर्गों में बंटने लगा था, तब उस नए बनते हुए पदानुक्रम को ईश्वरीय इच्छा साबित करने के लिए ये सूक्त जोड़ा गया। समझ रहा हूँ। और जो दास और दस्यु थे, क्या वे निचली जाति के लोग थे जिन्हें आर्यों ने गुलाम बना लिया था? दस्यु दरअसल वे स्थानीय लोग थे जो आर्यों के तौर तरीके नहीं मानते थे। आर्य उन्हें अव्रत कहते थे, यानी नियमों को न मानने वाले, और अकृतु कहते थे, यानी यज्ञ न करने वाले।
तो ये एक सांस्कृतिक भिन्नता थी। जी, और कई बार दस्युओं के लिए कृष्ण त्वच यानी काली त्वचा शब्द का इस्तेमाल भी हुआ, जो मुख्य रूप से अंधकार के रूपक के तौर पर था। और जहां तक दासों की बात है, दास वे लोग होते थे जो युद्ध में हार जाते थे। तो उन्हें सजा मिलती थी? उन्हें घरेलू कामों में लगाया जाता था, लेकिन उन्हें आधुनिक अर्थों में अछूत या खेतीहर मजदूर नहीं माना जाता था। तो समाज का ढांचा कुछ ऐसा था, लेकिन इस समाज की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस चीज में टिकी थी? क्योंकि बिना पैसे या व्यापार के तो कोई सभ्यता नहीं चलती, और ये लोग घुमंतू थे, इसलिए जमीन पर कोई मालिकाना हक तो रहा नहीं होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उस समय जमीन की कोई स्थायी कीमत नहीं थी। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और संपत्ति का एकमात्र पैमाना गायें थीं। सिर्फ गायें? हाँ, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर और शक्तिशाली माना जाता था। मतलब युद्ध भी गायों के लिए होते होंगे? बिल्कुल। युद्ध का तो वैदिक नाम ही गविष्ठी है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गायों की खोज। राजा को गोप या गोपति कहा जाता था, मतलब मवेशियों का रक्षक। अरे वाह! और जब युद्ध के बाद राजा पुरोहितों को दान देता था, तो वो हजारों गायें और दासियां दान करता था। जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। और व्यापार कैसे होता था? व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम से होता था। हालांकि निष्क नामक एक सोने या चांदी के आभूषण का उपयोग लेन देन में होने लगा था। और इसी पशुधन और नदियों के नियंत्रण को लेकर इस काल का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया, दशराग्य युद्ध, जिसे हम बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते हैं। बिल्कुल। इसे हम भारत का पहला विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लिखित लगभग 30 कबीलों में से अधिकतर इस युद्ध में शामिल थे। जी, और ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं। अच्छा, रावी नदी। हाँ, एक तरफ भरत कबीले के शक्तिशाली प्रमुख सुदास थे और उनके सामने 10 अन्य राजाओं का एक बड़ा संघ था। और ये लड़ाई किस लिए थी? वे पुरुषनी नदी के पानी और उससे जुड़े मवेशी मार्गों पर नियंत्रण चाहते थे। और फिर अपनी शानदार रणनीति और वशिष्ठ ऋषि के समर्थन से राजा सुदास ने उस विशाल संघ को हरा दिया। इस ऐतिहासिक जीत का प्रभाव इतना गहरा था कि इसी विजयी भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बिल्कुल सही। और अगर हम कबीले की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन नीचे से ऊपर की ओर चलता था। मतलब एक पिरामिड की तरह? हाँ, सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार थी। कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था, जिसके नेता को ग्रामीणी कहते थे। और ग्रामों से मिलकर? ग्रामों से मिलकर विश बनता था, नेता था विशपति। और सबसे ऊपर होता था जन या कबीला, जिसका नेता राजन या राजा होता था। राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं भी तो थी ना, जैसे समिति जो एक आमजन सभा थी, और सभा जो कुलीन वर्ग की बैठक थी। जी, और विदत सबसे पुरानी संस्था थी जो उपज और लूटे गए माल का बंटवारा करती थी। राजा कोई तानाशाह नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे युद्ध लड़ने के लिए पूरे कबीले के समर्थन की जरूरत होती थी। लेकिन फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इस पूरी घुमंतु और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। एक नई धातु की खोज हुई। इतिहास में इसे लौह क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो लोहे को क्या कहते थे वो लोग? वैदिक साहित्य में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है, यानी काली धातु। एक अकेली धातु कैसे किसी सभ्यता को पूरी तरह बदल सकती है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। मतलब तांबे या कांसे के औजार गंगा घाटी के घने और कठोर जंगलों को नहीं काट सकते थे। सही बात है। लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियों ने उन जंगलों को साफ कर दिया। लोहे के फाल वाले हलों ने वहां की सख्त मिट्टी को गहराई तक जोता, जिससे कृषि में एक भयानक विस्फोट हुआ। बिल्कुल। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में तो जुताई के विशाल आयोजनों का वर्णन मिलता है। लोग अब केवल जौ नहीं बल्कि गेहूं और चावल की मिश्रित खेती करने लगे थे। और जाहिर है, जब आपने खेत में फसल बो दी है तो आप उसे छोड़कर मवेशियों के साथ तो घूम नहीं सकते। एकदम सही। यानी घुमंतु जीवन का अंत हो गया। लोग स्थायी रूप से बसने लगे, मिट्टी और ईंटों के घर बनने लगे, और यहीं से जनपद का कॉन्सेप्ट सामने आया। टेरिटरी, मतलब लोग अब अपने जन या कबीले से नहीं बल्कि अपनी जमीन से पहचाने जाने लगे। और जब जमीन संपत्ति बन गई तो राजनीतिक सत्ता का जो चरित्र था वो भी बदल गया। वो सभा और समिति का क्या हुआ फिर?
समिति और सभा जैसी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, उनकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो गई। राजा अब केवल रक्षक नहीं रहा, बल्कि वो भूस्वामी बन गया। राजाओं ने राज विश्वजन और एक राठ जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर ली। और अपनी सत्ता और जमीन पर दावे को मजबूत करने के लिए अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय जैसे विशाल शाही यज्ञ शुरू हो गए। अश्वमेध यज्ञ तो विशुद्ध रूप से क्षेत्र विस्तार का ही तरीका था ना, कि जहां तक घोड़ा जाएगा वो जमीन राजा की। जी, और इस प्रशासन को चलाने के लिए एक पूरी टैक्स प्रणाली आ गई। जो बलि पूर्व वैदिक काल में लोग अपनी मर्जी से राजा को एक भेंट के रूप में देते थे, वो अब एक अनिवार्य कर यानी टैक्स बन गई। मतलब बाकायदा कर वसूलने वाले अधिकारी नियुक्त हो गए होंगे। हाँ, और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण ने नए पेशे पैदा किए। कुम्हार, बुनकर, लोहार और नाविक। बेबीलोन के साथ व्यापार के प्रमाण भी मिलते हैं। और मुद्राएं? सतमान तथा कृष्णला जैसी नई मुद्राओं का चलन शुरू हो गया था। लेकिन संसाधनों का ये जो केंद्रीकरण था और कृषि समाज का उदय, ये अपने साथ भयानक सामाजिक विकृतियां भी लाया। मतलब स्रोतों से पता चलता है कि समाज का असली पतन इसी दौर में शुरू हुआ। बिल्कुल। देखिए, जब भी समाज में सरप्लस धन या अधिशेष पैदा होता है, तो एक वर्ग उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो जो पहले लचीली वर्ण व्यवस्था थी ना, अब वह एक अत्यंत कठोर जन्म आधारित पदानुक्रम में बदल गई। और यहीं से समाज 4 हिस्सों में बढ़ गया पूरी तरह। शूद्रों की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब हुई होगी। विडंबना देखिए, ऊपर की तीनों वर्णों को द्विज का दर्जा दिया गया, जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। जी। लेकिन शूद्रों को यज्ञों, दीक्षा और गायत्री मंत्र से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। इसी अलगाव से छुआछूत या अस्पृश्यता के शुरुआती बीज बोए गए। और महिलाओं के लिए तो ये काल सच में एक अंधकार युग की तरह था। कैसे? कृषि समाज में ये सुनिश्चित करना जरूरी हो गया कि जमीन और जायदाद परिवार के भीतर ही रहें। जी। इसके लिए महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया। तो उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए। हाँ, उनसे राजनीतिक संस्थानों यानी सभा और समिति में जाने का अधिकार छीन लिया गया। जो महिलाएं कभी वेद रचती थीं, उनका उपनयन संस्कार पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये तो बहुत दुखद है। मैंने पढ़ा है कि मैत्रायणी संहिता जैसे कुछ ग्रंथों में तो बेटियों को दुख का कारण या संघर्ष का बीज माना जाने लगा। जी, और यहीं से समान पूर्वज वाले गोत्र की अवधारणा उभरी। एक ही गोत्र में विवाह को वर्जित कर दिया गया, ताकि संपत्तियों और गठबंधनों को बाहर के परिवारों के साथ जोड़ा जा सके। जब समाज में इतनी गहरी खाई बन जाए तो जाहिर है धर्म का स्वरूप भी बदलता ही है। जो पहले प्रकृतिवादी धर्म था, जहां इंद्र और अग्नि मुख्य थे, वो पीछे छूट गया। बिल्कुल, क्योंकि कृषि समाज को प्रकृति के साथ साथ सृजन और संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए अब प्रजापति यानी निर्माता, रुद्र और विष्णु प्रमुख देवता बन गए। लेकिन ये नया धर्म तो बहुत महंगा हो गया था ना। यज्ञ इतने जटिल हो गए थे कि आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गए। पुरोहित वर्ग का एकाधिकार हो गया, जो भारी दक्षिणा मांगते थे। हाँ, और इतिहास गवाह है कि जब भी कर्मकांड शोषण का रूप लेते हैं, तो उसके खिलाफ एक वैचारिक क्रांति जरूर जन्म लेती है। उपनिषद? बिल्कुल, यही क्रांति थी, उपनिषदों का उदय। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषदों ने तो सच में एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग लगाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कर्मकांडों और महंगे यज्ञों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर को जानने के लिए बाहर खून बहाने या आहुति देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने की जरूरत है। एकदम सटीक। उन्होंने ध्यान, आत्मा के ज्ञान और ब्रह्म पर जोर दिया। बृहदारण्यक और छांदोग्य जैसे उपनिषदों ने कर्म, नैतिकता और आत्मनियंत्रण को ही असली धर्म बताया। और जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, वो भी यहीं से आया ना। जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र का स्पष्ट सिद्धांत पहली बार इन्हीं उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में सामने आया था। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करें, तो यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा और यज्ञ था। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, और भक्ति की जो अवधारणा है वो तो इतिहास में बहुत बाद में जाकर विकसित हुई। बिल्कुल, ये एक क्रमिक विकास था। तो अगर इस पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें, तो हमने देखा कि कैसे ऋग्वेद का एक बहुत ही सरल पशुपालक और प्रकृति पूजक समाज केवल लोहे की कुल्हाड़ियों और हल्के प्रवेश से
एक जटिल कृषि आधारित और अत्यधिक स्तरीकृत समाज में बदल गया। कैसे एक कर्म आधारित लचीली व्यवस्था ने एक क्रूर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का रूप ले लिया, और अंततः कैसे उस भौतिक और कर्मकांडी घुटन से निकलकर उपनिषदों का वो दर्शन उभरा जिसने पूरे विश्व को दिशा दी। बहुत ही शानदार सारांश है ये। और इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार जो मेरे जहन में लगातार गूंज रहा है, वो मैं आज सभी के सामने रखना चाहूंगा। जी बताइए। हमने अभी देखा कि वैदिक काल में लोहे जैसी एक नई तकनीक आई, और उस एक अकेली तकनीक ने पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल दिया। उस आर्थिक बदलाव ने रातों रात समाज की वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, राजाओं की ताकत और यहां तक कि भगवान के स्वरूप को भी पूरी तरह से पलट कर रख दिया। बिल्कुल, तकनीक ने समाज को जड़ से बदल दिया। तो आज के इस आधुनिक दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट जैसी क्रांतिकारी तकनीकों को अपनी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलते हुए देख रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि हम भी किसी नए, बिल्कुल अदृश्य सामाजिक पदानुक्रम की ओर बढ़ रहे हों? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या हम एक नई तरह की टेक्नोलॉजिकल वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं? एक ऐसा ढांचा जिसके बारे में शायद आज से 1000 साल बाद भविष्य के इतिहासकार बिल्कुल इसी तरह बैठकर चर्चा कर रहे होंगे। ये सच में एक बहुत ही गहरा और डराने वाला विचार है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल उठाते रहिए और हर जानकारी की गहराई में जाते रहिए।